नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ से हटने का ऐलान कर दिया है। इसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि डब्ल्यूएचओ पूरी तरह से चीन के नियंत्रण में है। डब्ल्यूएचओ बदलाव की प्रक्रिया शुरू करने में नाकाम रहा और अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपना रिश्ता खत्म करेगा। इसके साथ ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन डब्ल्यूएचओ को एक साल में $40 मिलियन देने के बावजूद अपने नियंत्रण में रखता है, जबकि अमेरिका एक साल में डब्ल्यूएचओ को करीब $450 मिलियन का अनुदान देता है। डब्ल्यूएचओ से सुधार को लेकर जो सिफारिश की गई थी उसे लागू नहीं किया गया, इसलिए अमेरिका डब्ल्यूएचओ से अपना रिश्ता तोड़ रहा है। तो वहीं चीन पर हमला बोलते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चीन ने डब्ल्यूएचओ को गुमराह किया है। चीन ने हमेशा चीजों को छुपाया है। वहीं हांगकांग मामले में जाति की वजह से चीन के खिलाफ पाबंदियां लगा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के प्रसार के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि वे अमेरिका में अध्ययन कर रहे चीनी शोधकर्ताओं पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, क्योंकि ये लोग अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा है। इसके अलावा अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध उन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो अमेरिकी कानूनों का पालन नहीं कर रही। तो वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रमुख संवाददाता मनीष श्रीवास्तव फोन लाइन पे जुड़े हैं। मनीष, जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं जब से कोरोना संक्रमण फैला है पूरी दुनिया भर में, तब से जो चीन है अमेरिका की निशाने पर है और अब लगातार जिस तरीके से अमेरिका में संक्रमितों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, उस तरीके से जो अमेरिकी राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, वो उनका और भी तीखे तेवर अब चीन की तरफ दिखाई देने लगे हैं। देखिए आरुषि, ये जो डब्ल्यूएचओ का मामला है, अमेरिका डब्ल्यूएचओ से हट चुका है। उसने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि क्योंकि डब्ल्यूएचओ चीन का समर्थन कर रहा है पर्दे के पीछे से, और कोरोना महामारी का दंश पूरी दुनिया को सिर्फ चीन ने दिया है। अमेरिका ने जब कई सवाल उठाए तो डब्ल्यूएचओ ने कहीं ना कहीं चीन के समर्थन में कई तर्क पेश किए, जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ तौर पे कह दिया कि जो हम आर्थिक सहायता देते हैं वो तो बंद करेंगे, साथ में डब्ल्यूएचओ से भी अपना रिश्ता खत्म करेंगे। लेकिन सबसे अहम सवाल ये भी है आरुषि कि ये पहला मामला नहीं है कि जब डब्ल्यूएचओ के ऊपर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं पूरी दुनिया में, जब लाखों लोग इस प्रकार से एक महामारी से पीड़ित हैं और तमाम जाने जा चुकी हैं, उसके बावजूद डब्ल्यूएचओ उसी देश की तरफदारी में लगा हुआ है जिस देश से वायरस पूरी दुनिया को इफेक्ट कर रहा है। और इससे पहले भी डब्ल्यूएचओ पे गलत ढंग से सैंपल लेने से लेके पॉलिटिक्स करने तक तमाम आरोप लग चुके हैं। और अगर मैं आपको कुछ समय पहले की बात बताऊं तो देखिए, सबसे पहला मामला जब आया था 1960 से ही, जब डब्ल्यूएचओ के बाद जो है 1960 से 1970 के बीच का एक मामला था कि युगांडा में एक रिसर्च हो रही थी और उसमें बच्चों के रक्त का सैंपल लिया जाता था। तब जो है उस समय जो सैंपल बच्चों का लिया जाता था रक्त का, उसमें पोलियो वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल हो रहा था और तकरीबन 45,000 बच्चों पर ये ट्रायल हुआ था, ये टेस्ट हुआ था। और तब भी डब्ल्यूएचओ ने, जो देश उसमें ट्रायल में जुटे थे, जो कंपनियां जुटी थी, उनकी कहीं ना कहीं तरफदारी की थी। तो और इसके बाद भी जब अफ्रीका में HIV और इबोला को लेकर के परीक्षण किया गया, तब भी डब्ल्यूएचओ को शुरुआत से पूरे मामले की जानकारी थी और लाखों अफ्रीकियों को संक्रमित किया गया था। एक अनुमान के मुताबिक नकली पोलियो की वैक्सीन के बहाने डॉक्टर हिलोरी थे उस समय पे। तब भी डब्ल्यूएचओ ने कहीं ना कहीं भेदभाव किया और इस पूरे मामले में अपने पैर वापस खींचे थे। इबोला पे आंख बंद कर ली थी। 2014 के दौरान आपको याद होगा, इबोला वायरस ने पूरी दुनिया में जानलेवा रूप धारण किया था और इस दौरान लाल फीताशाही डब्ल्यूएचओ की जारी रही और आर्थिक मदद भी डब्ल्यूएचओ ने कहीं ना कहीं नहीं की थी। और क्षेत्रीय ढांचे को लेकर के भी डब्ल्यूएचओ की खूब आलोचना हुई। और इसके बाद कैंसर की रिसर्च को लेकर के भी डब्ल्यूएचओ का जो सहायक संगठन है, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, इसने गलत तरीके से रिसर्च की थी और इस पर भी ये आरोप लगा कि पॉलिटिक्स को लेकर के तमाम लोगों ने आर्टिकल भी लिखे। ब्रिटेन के साइंटिस्ट थे एंड यंग, उन्होंने भी जो है तमाम आरोप लगाए कि डब्ल्यूएचओ साफ तौर पे लोगों को गुमराह कर रहा है। इसके बाद IARC कैंसर संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने को लेकर के कई बार विवादों में डब्ल्यूएचओ आया, लेकिन डब्ल्यूएचओ लगातार विवादों में आता रहा। उसकी कार्यप्रणाली
कभी भी नहीं बदली। और इससे पहले भी कई मीडिया हाउसेस ने, तमाम वेबसाइट्स थी जिन्होंने साफ तौर पे डब्ल्यूएचओ को कहीं ना कहीं उसका पर्दाफाश किया। लेकिन चूंकि डब्ल्यूएचओ में जो देश है वो देश कहीं ना कहीं जो भी डब्ल्यूएचओ का अध्यक्ष बनता है, प्रेसिडेंट बनता है, उसकी तरफदारी करते हैं। और अब चाइना भी पर्दे के पीछे से डब्ल्यूएचओ में लॉबिंग करने में लगा है, तमाम देशों को डब्ल्यूएचओ की तरफ खींचकर ला रहा है, क्योंकि अमेरिका साफ तौर पे चाइना से अपना निवेश भी वापस खींच रहा है और डब्ल्यूएचओ से भी अपना निवेश और अपनी जो आर्थिक मदद है उसने वापस ली है। तो कहीं ना कहीं डब्ल्यूएचओ के ऊपर ये पहला आरोप नहीं है। डब्ल्यूएचओ की कार्यप्रणाली हमेशा से विवादों में रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं, अब डब्ल्यूएचओ के मुखिया के पद पर वो बैठने जा रहे हैं और उन्होंने उनका ये साफ तौर पे अमेरिका को लेकर के रुख रहेगा कि अमेरिका जो आर्थिक मदद डब्ल्यूएचओ को देता रहा है और डब्ल्यूएचओ के साथ जो पहले से उसके संबंध है वो उन संबंधों की प्रगाढ़ता और मजबूत हो। अगर भारत के स्वास्थ्य मंत्री बतौर डब्ल्यूएचओ मुखिया इस प्रकार अमेरिका को एक विश्वास दिलाने में कामयाब रहते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं डब्ल्यूएचओ के जरिए भारत की छवि भी जो है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मजबूत होगी। आरुषि जी, जिस तरीके से जब से हमने देखा है कि कोरोना के मामले सामने आए थे तब से ही जो अमेरिका है लगातार डब्ल्यूएचओ पर सवाल खड़ा कर रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जांच होनी चाहिए थी, उनका शुरू से कहना था कि चीन की कहीं ना कहीं यहाँ पर हाथ है कोरोना वायरस को फैलाने में। और यहाँ पर राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बात का भी जिक्र किया है कि उन्होंने लगातार सुधार की सिफारिश डब्ल्यूएचओ से की थी, लेकिन उनकी बात को यहाँ पर सीरियसली नहीं लिया गया, ध्यान नहीं दिया गया डब्ल्यूएचओ की तरफ से। देखिए आरुषि, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जो वायरस था, कोरोना वायरस, वो वुहान की लैब से निकला था। और चीन को देखिए आप, चीन में जितने भी पेशेंट्स कोरोना के सामने आए थे, जितने भी संक्रमित लोगों का आंकड़ा सामने आया था, उससे दुगना आंकड़ा अब भारत में आ रहा है। और चाइना अब इस वायरस के ऊपर कंट्रोल कर चुका है। तो इसका मतलब ये जरूर है कि चाइना ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसी तकनीक या दवा या वैक्सीन विकसित की है जिससे उसके बाकी देश वो पटरी पर लौट आए। वुहान अपनी रफ्तार से अब आगे बढ़ रहा है। तो साफ तौर पर अमेरिका ये आरोप लगा रहा है कि चाइना के पास कोरोना को लेकर के साथ मौजूद है और चाइना ने ही इस वायरस का दंश पूरी दुनिया को दिया है। और खास तौर पे अमेरिका और तमाम देश जिसमें सबसे ज्यादा त्रासदी जो है कोरोना ने मचाई है, उसको लेकर के भी अमेरिका साफ तौर पे पहले भी आरोप लगाता रहा। और इससे पहले भी आप लगातार बीते 2-3 दिन के अंदर अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट के ट्वीट देखेंगे तो वो लगातार ये साबित कर रहे हैं कि चाइना को लेकर के अब अमेरिका ने एक पॉलिसी बनाई है और उस पॉलिसी में चाइना से दूरी ही होनी है। और जितना चाइना से दूरी होगी अमेरिका की डब्ल्यूएचओ के मामले में, उतना ही वो भारत के नजदीक आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना अपना दुश्मन भारत को भी बनता रहा है और पाकिस्तान और तमाम नेपाल वगैरह को चाइना उनके करीब रहा है। तो ये एक जो है विदेशी रणनीति भी है, कहीं ना कहीं इसको देखना होगा, क्योंकि डब्ल्यूएचओ के जरिए भारत भी अमेरिका के करीब आने में बड़ी भूमिका निभाएगा। जी, कहीं ना कहीं इसकी बौखलाहट अब चीन की तरफ से देखी जा सकती है। जिस तरीके से भारत में अपने सैनिकों को तैनात करना या फिर नेपाल को भड़काना, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमलावर यहाँ पर लगातार अमेरिका है या फिर दूसरे देशों की बात करूं, जिस तरीके से चीन पर अब एकदम से हमलावर ये देश हुए, तो कहीं ना कहीं बौखलाहट अब साफ तरीके से चीन की देखी जा सकती है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप आरुषि, चीन इस समय पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। आपने सुना होगा कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने चाइना में जिन कंपनियों ने निवेश किया है, अमेरिकी और जापानीज, वो साफ तौर पे उन्होंने वहां से अपना निवेश समेट करके अन्य देशों की तरफ रुख करने को बोला है अमेरिकन प्रेसिडेंट ने। उसमें से तमाम कंपनियां अब भारत की तरफ आ रही हैं। हाल ही में चाइना ने एक बयान दिया है और ये साफ तौर पे कहा है कि अगर भारत इन कंपनियों का हब बनने की सोच रहा है तो वो बहुत बड़ी गफलत और बहुत बड़ी गलतफहमी में है। तो कहीं ना कहीं ये चाइना की बौखलाहट है कि उसके यहाँ से निवेश खिसक करके हजारों करोड़ का निवेश भारत और तमाम उन देशों तरफ जा रहा है जो अमेरिका के करीब है। और इसको लेकर के चाइना लगातार अपनी बौखलाहट अलग अलग मंचों पर निकाल रहा है। और चाइना इस समय नेपाल को भी पर्दे के पीछे से भड़का रहा है, जिसको देखते हुए नेपाल अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि नेपाली संसद में मानचित्र का मामला आया था, लेकिन ऐन मौके पे वो प्रस्ताव प्रस्तुत होने से रोक दिया गया और पाकिस्तान को तो लगातार चाइना भड़काता ही रहा है। तो ऐसे में चाइना इस समय कोरोना को लेकर के पूरी दुनिया में घिर गया है और निश्चित तौर पर देश की सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका जिस प्रकार से चाइना के खिलाफ इस समय खड़ा है, तो वो निश्चित तौर पे चाइना को भी अलग थलग करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। ऋषि
जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पे फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते आगे, कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में अब एक और कंपनी ने दुनिया की उम्मीदें जगा दी है। दरअसल अमेरिकन कंपनी फाइजर ने दावा किया है कि इस साल अक्टूबर के अंत तक उनकी वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी के सीईओ अल्बर्ट बुर्ला ने इसे लेकर कहा है कि अगर सब कुछ ठीक चलता रहा और हमें किस्मत का साथ मिला तो अक्टूबर के अंत तक वैक्सीन होगी। एक गुणकारी और सुरक्षित वैक्सीन के लिए हम भरपूर प्रयास कर रहे हैं। कंपनी के सीईओ ने रिपोर्ट में बताया कि फाइजर जर्मनी की फर्म बायोटेक कंपनी के साथ ही यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में कई संभावित वैक्सीन को लेकर काम किया जा रहा है। इसके अलावा एस्ट्राजेनेका नाम की एक और कंपनी ने दावा किया है कि इस साल के अंत तक एक या फिर एक से ज्यादा वैक्सीन तैयार हो सकती है। आपको बता दें कि एस्ट्राजेनेका फिलहाल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ वैक्सीन पर काम कर रहा है, जिसमें एक वैक्सीन पर काम इस साल के अंत तक खत्म हो सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ चीनी सेना ने एक बार फिर से भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने इस हरकत को रोक दिया। इस दौरान भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच टकराव भी देखने को मिला। जब मई से पहले सप्ताह में चीनी सेना गालवान नदी से भारत की ओर बढ़ रही थी, तब भारतीय सेना अलर्ट हो गई थी और सैनिकों की तैनाती यहां पर बढ़ा दी गई थी। सूत्रों के अनुसार चीनी सेना का इरादा भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने और कैंप बनाने का था, लेकिन भारतीय सेना के आगे उसकी नहीं चल पाई। भारतीय सेना ने अपनी टुकड़ी को फॉरेन इलाके में तैनात कर दिया और चीनी सेना के मूवमेंट को रोक दिया। इससे चीनी सेना का गालवान घाटी क्षेत्र में भारतीय क्षेत्र के अंदर घुसपैठ का सपना नहीं पूरा हो पाया। सूत्रों का कहना है कि चीनी सेना का टारगेट गालवान पॉइंट के पास तक बनी सड़क थी। इस सड़क की वजह से भारतीय सेना गालवान घाटी इलाके में आसानी से आवाजाही कर पाती है। सूत्रों के मुताबिक सीमा से सटे भारतीय क्षेत्र में पिछले 2 से 3 साल से सड़क निर्माण किया जा रहा है, जिसके चलते चीन खुद को खतरा महसूस कर रहा है। चीनी सेना की यह ताजा घुसपैठ की कोशिश इसी का नतीजा है। तो वही मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज 1 साल पूरा हो गया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने देशवासियों को एक खत लिखा है। इस खत में उन्होंने पिछले 1 साल के दौरान केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए बड़े फैसलों, जिसमें आर्टिकल 370 3 तलाक सीए का भी उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि बीते 1 साल में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ज्यादा चर्चा में रहे और इस वजह से इन उपलब्धियों का स्मृति में रहना भी बहुत स्वाभाविक है। राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए आर्टिकल 370 की बात हो, सदियों पुराने संघर्ष के सुखद परिणाम, राम मंदिर निर्माण की बात हो, या फिर आधुनिक समाज व्यवस्था में रुकावट बना 3 तलाक हो, या फिर भारत की करुणा का प्रतीक नागरिकता संशोधन कानून हो, ये सारी उपलब्धियां आप सभी को स्मरण है। पीएम मोदी ने आगे लिखा कि एक के बाद एक हुए इन ऐतिहासिक निर्णयों के बीच अनेक फैसले, अनेक बदलाव ऐसे भी हैं जिन्होंने भारत की विकास यात्रा को नई गति दी है, नए लक्ष्य दिए हैं, लोगों की अपेक्षाओं को भी पूरा किया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के गठन को लेकर पीएम ने लिखा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के गठन ने जहां सेनाओं में समन्वय को बढ़ाया है, तो वहीं मिशन गगनयान के लिए भी भारत ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। तो वहीं बात करें कोरोना की, तो दिल्ली में कोरोना का संकट लगातार गहराता जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि लॉकडाउन से कोरोना खत्म नहीं हो सकता, कोरोना का इलाज जरूरी है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में कोविड-19 अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता के बारे में भी जानकारी दी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि सब कुछ बंद करने से कोरोना खत्म नहीं होगा, कोरोना का इलाज करना जरूरी है। अगर मौत का आंकड़ा बढ़ने लगा तो मुझे चिंता होगी, लेकिन मरीज ठीक हो और घर चले जाए तो चिंता की कोई बात नहीं। अगर कोरोना के 10,000 मरीज हो जाए लेकिन हमारे पास 8,000 बेड हो, तब मुझे चिंता होगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 5 जून तक 9,500 बेड तैयार किए जाएंगे। कोविड-19 मरीजों के लिए होटल भी टेक ओवर किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि अगर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट, वेंटिलेटर कम पड़े तो मौत भी ज्यादा होगी।
आज 6600 बेड का इंतजाम कर दिया गया है। इनमें अभी 2100 बेड पर मरीज है। 5 जून तक दिल्ली में 9500 बेड तैयार हो जाएंगे। साथ ही होटल भी टेक ओवर कर रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को निर्देश दिया है कि ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा और ग्रामीण सेवा के ड्राइवरों को 5,000 रुपए का मुआवजा 10 दिन के भीतर दिया जाए। दरअसल दिल्ली सरकार द्वारा 11 अप्रैल को एक स्कीम लॉन्च की गई थी, जिसमें कोरोना की वजह से हुए नुकसान की भरपाई के लिए बतौर मुआवजा 5,000 रुपए की रकम देने की दिल्ली सरकार की तरफ से घोषणा की गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट में एनजीओ नई सोसाइटी की तरफ से ये याचिका लगाई गई थी। अर्जी में कहा गया था कि दिल्ली सरकार की इस स्कीम का फायदा सिर्फ उन्हीं ड्राइवरों को मिला है जिनके पीवीसी यानी कि पब्लिक सर्विस व्हीकल बैच में चिप लगा था। चिप होने पर ही ड्राइवरों को ये 5,000 रुपए का मुआवजा दिया गया है। याचिकाकर्ता के वकील वरुण जैन ने कोर्ट को बताया कि बैच में चिप लगे होने की शर्त के कारण 50% से भी कम ड्राइवरों को दिल्ली सरकार की तरफ से कोरोना मुआवजे के तौर पर 5,000 रुपए दिए गए हैं। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग ने अपनी वेबसाइट में बदलाव किया है। जिनके पीवीसी बैच में चिप नहीं थी, उनके आवेदनों को भी अब स्वीकार किया है। दिल्ली सरकार के मुताबिक अब तक 1,10,000 ड्राइवरों को 5,000 रुपए की राशि सीधे उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई है। लेकिन याचिकाकर्ता का कहना है कि पीवीसी बैच होल्डर की संख्या दिल्ली में 83,000 है। तो वही देश के व्यस्ततम एयरपोर्ट्स में से एक माने जाने वाले मुंबई एयरपोर्ट से भी 25 मई से घरेलू उड़ानें शुरू हो गई थी। यहां मौजूदा स्थिति में हर दिन 25 विमान टेक ऑफ कर रहे हैं। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए देश के एयरपोर्ट्स पर कई कड़े उपाय किए गए हैं। मुंबई कोविड-19 हॉटस्पॉट है, इसलिए यहां एयरपोर्ट पर भी खास सतर्कता बरती जा रही है। मुंबई एयरपोर्ट पर इस वक्त टर्मिनल 2 ही ऑपरेशनल है। एयरपोर्ट के बाहर पहुंचते ही यहां व्यवस्था में काफी बदलाव महसूस किए जा सकते हैं, जो कि लॉकडाउन से पहले यहां सामान्य दिनों में हुआ करती थी। पहले वाहन से निकलने के एंट्रेंस तक पहुंचने के लिए 3 लाइन हुआ करती थी। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए अब यहां यात्रियों के लिए 2 लाइन ही उपलब्ध है। यात्री वाहन से अपनी एयरलाइंस के साइन बोर्ड के पास उतर सकते हैं, फिर वहां से एंट्रेंस तक पहुंचने के लिए लंबी कतार में लगना पड़ता है। तो वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए एयरपोर्ट पर फ्लावर मार्किंग की गई है। यात्रियों को फ्लाइट टाइम से 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना जरूरी है और साथ ही अब वेब चेक इन अनिवार्य कर दिया गया है। एंट्रेंस पर यात्री का टेम्परेचर लिया जाता है, फिर आई कार्ड, वेब चेक इन डिटेल्स सीआईएसएफ कर्मी को देनी पड़ती है और आरोग्य सेतु ऐप भी एंट्री से पहले देखा जाता है। तो फिलहाल वक्त एक और छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते आगे, जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में पुलिस और स्थानीय सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया है। कुलगाम के वामपोरा में पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि 2 आतंकी छिपे हैं, जिसके बाद उनको मार गिराया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि दोनों आतंकी लश्कर-ए-तैयबा के थे, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाया और इससे पहले सुरक्षा बल मुठभेड़ स्थल पर आतंकियों के घर वालों को भी बुलाया गया था, जहां आतंकियों के घर वालों ने अपील की थी कि वे सेना के सामने खुद को सरेंडर कर दें। घर वालों के मनाने के बाद भी आतंकियों ने सरेंडर करने से मना कर दिया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने उन्हें ढेर कर दिया। राजस्थान के राजगढ़ में एसएचओ विष्णुदत्त बिश्नोई की आत्महत्या का मामला अभी थमा नहीं था कि एक और पुलिसकर्मी ने आत्महत्या कर ली। राजस्थान के दौसा में सैंथल थाने के हेड कांस्टेबल गिरिराज प्रसाद बैरवा ने सरकारी आवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। तो वही घटना की सूचना मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। हालांकि मृतक के पास से अभी तक कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। देखो, हमें कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा बातचीत में भी,
और जैसे हमने कल से मैं शाम से आया हुआ हूँ, तो मीडिया स्टाफ वालों से जो बातचीत की उनमें कहीं मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि वो आदमी की बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था या किस वजह से डिप्रेशन में था, ये भी अभी तक तो हमें कोई पता नहीं चला। स्टाफ से भी अच्छी पड़ती थी इनकी, मैं 2-3 बार पहले भी इनसे थाने पे जाके मिल के गया था, तो पूरा स्टाफ अच्छा कोऑपरेट करता था, काम के भी जानकार अच्छे थे और मजबूत आदमी थे। लेकिन हमें अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने ऐसा गलत कदम क्यों उठाया। स्पष्ट कारण तो आगामी जांच आएंगी। इनकी कोई कोल्ड डिटेल में कहीं कोई क्लू मिलता है किस आदमी से, बाहर के आदमी से उन्होंने बात की है, तो फिर उसमें कुछ मिल सकता है। परिवार में ऐसा कुछ नहीं था। मेरी सुबह भी बात हुई थी, दोपहर में भी उन्होंने मेरे फ़ोन करके पूछा तू कहाँ है। कल दोपहर को? हाँ, उन्होंने स्पेशली मेरे फ़ोन करके पूछा तू कहाँ है, तो मैंने कहा मैं घर पे हूँ। वो ठीक है, उससे ज़्यादा उन्होंने कुछ बात नहीं की मुझसे। कोई दबाव महसूस कर रहे हैं वो आप लोग? ऐसा तो उनके साथ में क्या था उन्होंने कभी खुल के भी नहीं बताया, और कभी उनकी जो कल मेरी बात हुई उन बातों में कभी ऐसा नहीं एहसास हुआ मेरे को कि ये डिप्रेशन में है। लगभग 2 बजे बाद में उनका न तो फ़ोन मैंने नहीं किया, थाने से मेरे पास फ़ोन गया था, तो मुझे पता चला कि उन्होंने ऐसा कर लिया। कार्यरत था और कल शाम को 8 बजे करीब जब सरकारी क्वार्टर्स का जो है उसमें ही लांगरी का खाना देने के लिए गया, तो गेट बंद था। फिर इंचार्ज वगैरह गए, इन्होंने देखा जाकर तो इसने खुद को हैंग कर लिया था। उसमें थोड़ा बहुत इसकी जैसे ही मालूम पड़ा तो लेकर फटाफट दौसा हॉस्पिटल पहुंचे, तो डॉक्टरों ने चेकअप के पश्चात मृत घोषित कर दिया। इसके संबंध में इनके परिजनों के द्वारा जो मर्ग दर्ज हुई है उसके संबंध में जांच के बाद में ही समस्त कारणों का खुलासा हुआ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।